अच्छा, हम एक्टिव मूवमेंट्स की बात कर रहे थे, तो एक्टिव मूवमेंट्स में ये था कि मतलब हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए। जब पेशेंट मूवमेंट कर रहा है, हमने उसको गाइड कर दिया, ठीक है? तो हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए कि ये स्केपुला पे मूवमेंट हो रही है या ह्यूमरस पे मूवमेंट हो रही है, ठीक है? जैसे हम अबडक्शन की ही बात करें, तो अबडक्शन में हमारा ह्यूमरस 90 तक तो मूव करता है, लेकिन स्केपुला मूव नहीं करता। स्केपुला मूव तब करता है जब 90 से हम क्रॉस करते हैं। आप फील करोगे, ठीक है? जब आप मूवमेंट करवाओगे ना किसी से, आप उस एरिया को एक्सपोज करोगे, जब आप 90 से अबडक्शन में आगे जाओगे तो वहाँ का स्केपुला मूव करेगा, ठीक है? उसके बाद है कि आप पेशेंट को बिफोर एंड आफ्टर मूवमेंट रेंजेस चेक करो, ठीक है? इसमें मैंने एग्जांपल यही दिया कि दो पेशेंट्स हैं, ठीक है? एक है कैप्सूल पैथोलॉजी के साथ आ रहा है, एक मसल पैथोलॉजी के साथ आ रहा है, और दोनों में रेंजेस कम मिल रही हैं, ठीक है? क्योंकि एक की मसल पैथोलॉजी है, मसल टाइटनेस है, एक में ये है कि कैप्सूल ही टाइट हो चुका है। अब क्या करेंगे कि मैं क्या करूँगी, उनकी गोनियोमीटर से जब मैंने मूवमेंट चेक की, ठीक है? दोनों की मैंने एग्जांपल ली कि इनकी ना 90-90 है अबडक्शन, इससे आगे मतलब नहीं जा रही, लेट्स सपोज। तो जब मैंने उसको रेंजेस करवाई, दोनों को मैंने रेंजेस करवाई कि मैं देखना चाहती हूँ कि रेंजेस में आफ्टर मतलब मूवमेंट ये कुछ मतलब ऐसा कहें कि इम्प्रूवमेंट आ रही है, रिपीटेशन करवाने के बाद रेंजेस इम्प्रूव हो रही हैं। तो जो मसल वाला बंदा था ना, जिसमें मसल की पैथोलॉजी थी, टाइटनेस थी, वो इम्प्रूव कर गया। उसकी रिपीटेशन करवाने से रेंजेस मुझे थोड़ी ज़्यादा मिली। जैसे मैंने कहा 90, तो मुझे 110 मिली या 100 मिली थी ऐसे। कैप्सूल वाले बंदे ने इम्प्रूव नहीं किया क्योंकि वहाँ का कैप्सूल ही रिस्ट्रिक्शन है, और उसके बाद अगर ये कंडीशन आ जाती है ना, तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है, तो मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं होती है, मुश्किल से बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे मैनिपुलेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है, मोबिलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आता है कि हम उनको कॉन्सेप्ट मतलब यही करवाते हैं ताकि वहाँ के कॉन्ट्रैक्चर्स हम ब्रेक कर सकें, तभी जाके उनकी रिपीटेशन फिर से मूवमेंट करवाएंगे ना, तब जाके रेंजेस बढ़ेंगे। अब ऐसे मूवमेंट्स में ये है कि जब पेशेंट खुद से परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, उसको पेन आ रहा है, तो अब हमें तो करवानी है, क्योंकि हमें एक्टिव मतलब ये है कि हम करवाएंगे तो हमें एनरेज मिलेगी ना, एनरेज फील करनी है कि भाई हमें पता चले कि क्या मसला है। तो हम क्या करेंगे, शोल्डर को स्टेबलाइज करके पेशेंट को पैसिवली परफॉर्म कराएंगे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ठीक है? जैसे मैंने पेशेंट को करवाया, लेट सपोज मतलब एक्सटर्नल रोटेशन, तो वहाँ पे आर्थ्रोकाइनामेटिक एंड ऑस्टियोकाइनामेटिक मुझे फील होगी, और हमें रेंजेस तो पता है, तो उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि इतना मतलब है, 90 तक तो वैसे जाता है एक्सटर्नली रोटेट, तो यहाँ का इतना रिस्ट्रिक्शन है, और रिस्ट्रिक्शन है, और ये कास है उसका, ठीक है? अब डिफ़ॉर्मिटी के ऊपर आते हैं। डिफ़ॉर्मिटी में देखें कि विंग डिस्केपुला, इसका मतलब ये है कि एक साइड का नॉर्मल है और दूसरी साइड का, इस साइड का विंग डिस्केपुला, मतलब आप स्केपुला को दोनों को नोट करें, सिमेट्री नहीं दिख रही है दोनों में, एक एक सही है, एक सही नहीं है, ठीक है? विंग्ड है कहने का मतलब कि अपनी जगह से हट गया है। विंग्ड क्यों है? इसका कारण एक मोस्ट कॉमन यही होता है कि यहाँ के जो मसल्स होते हैं ना, स्टेबलाइजर्स जिसे हम कहते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे सेरेटस एंटीरियर है, रोम्बॉइड्स हैं, ठीक है? तो सेरेटस एंटीरियर की पैरालिसिस की वजह से विंग्ड स्केपुला हो जाता है, क्योंकि जो मतलब लॉन्ग थोरेसिक नर्व है, ठीक है, वो मतलब इनर्वेशन नहीं दे रही है, तो उसकी वजह से मसल को इनर्वेशन नहीं मिलेगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो वो आराम मतलब कुछ टाइम बाद वो वीक हो जाएगी। वीक हो जाने की वजह से स्केपुला, ज़ाहिर सी बात है, हम मूवमेंट तो करते हैं, जब हम मूवमेंट करेंगे ना, तो स्केपुला जो है ऐसे मतलब सही से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। और देखिए मतलब रोम्बॉइड्स जैसे रोम्बॉइड्स होती हैं, ठीक है, उन्होंने भी स्टेबलाइज किया होता है, तो उन्होंने स्टेबलाइज नहीं किया, इसकी वजह से ही ये प्रोट्रूड हो गया है आगे की तरफ और थोड़ा लेटरली। तो मतलब मसल्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में मूवमेंट करवाने में। अब आता है सल्कस डिफॉर्मिटी। सल्कस डिफॉर्मिटी में ये होता है, आप यहाँ पे देखें, ऐसे फील हो रहा है, ठीक है? ये होता है मतलब एक साइन मिलता है हमें इन्फीरियर इनस्टेबिलिटी में, मतलब जो हेड है ह्यूमरस का, जब इन्फीरियर ट्रांसलेट होके आता है नीचे की तरफ, ठीक है, तो हमें ये इनस्टेबिलिटी, हम क्या करते हैं, जिसे हमें ये ग्रूव देखने को मिले, मतलब हम ना इसके मतलब जो ह्यूमरस है उसको नीचे पुल करेंगे,
ठीक है, मतलब आर्म को नीचे पुल करेंगे, अगर हमें ये डिफ़ॉर्मिटी नज़र आई तो मतलब ये है कि उस बंदे को इन्फीरियर इंस्टेबिलिटी है, ह्यूमरस का हेड मतलब नीचे की तरफ आ गया है। अच्छा, अब आता है रिकरेंट डिसलोकेशन। डिसलोकेशन बेसिकली होता क्या है? डिसलोकेशन मतलब कि हेड का अपनी जगह से हट जाना, ठीक है। अब ये क्यों होता है? ज़ाहिर सी बात है, कभी हम इस तरह से गिरते हैं, जैसे मैंने कहा फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड, फॉल ऑन एल्बो, तो इसमें क्या होता है कि सम टाइम डिसलोकेशन हो जाती है, ठीक है, फ्रैक्चर्स भी होते हैं। तो रिकरेंट का मतलब ये, जब एक दफ़ा किसी पेशेंट को डिसलोकेशन हो गया, सही है, तो उसका कंधा हम जब भी बिठा देंगे, लेकिन वहाँ के स्ट्रक्चर्स तो डैमेज हो गए हैं ना, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे उतनी जितनी पहले करते थे, क्योंकि डिसलोकेशन तो हो गई है। तो कंधा बिठाने पर बार बार वहाँ का जो मतलब, हम आगे ही पढ़ेंगे इसमें ही, कंधा बिठाने के बाद बार बार मतलब बिठाएंगे ना, मतलब अपनी जगह पे फिजियोथेरेपिस्ट वो करवाएगा, तो आगे क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आता है मतलब लेब्रम का, ठीक है। रिकरेंट डिसलोकेशन की वजह से जो हमने लेब्रम की बात की, जो कुशन प्रोवाइड कर रहा है, वो ख़राब हो जाता है। ग्लिनोइड कैविटी के अंदर जो होता है उसमें ये कॉन्सेप्ट आता है स्लैब लीजन, मतलब जो ये लेब्रम है ना वो टीयर हो जाता है बार बार रिकरेंट डिसलोकेशन की वजह से, ठीक है। अब लेब्रम, ये स्लैब मतलब स्लैब स्टैंड फॉर सुपीरियर लेब्रम एंटीरियो पोस्टीरियर, ठीक है। लेब्रम का है, लीजन हो गया है, ठीक है, ज़ख्म हो गया है। और सुपीरियरली जो है ना, आप देखें बाइसेप का टेंडन अटैच, क्या होता है कि आराम जब जब मतलब ये लीजन बढ़ता जाता है तो बाइसेप का जो टेंडन है वो भी मतलब हल्का सा टीयर होता है, ठीक है, लेकिन इंटैक्ट रहता है, मतलब फुल टीयर नहीं आ जाता, लेकिन मुंह में रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, ठीक है। ये स्लैब लीजन है, ये रिकरेंट डिसलोकेशन की वजह से होता है। अब कुछ टेस्ट हैं जिससे हम डायग्नोस कर सकें कि पेशेंट को कौन सी चीज़ है, ठीक है। अब है बेली प्रेस टेस्ट, जैसे मतलब हम क्या करते हैं, हम अपने बेली को प्रेस करते हैं अपने हाथ से, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, अपना हाथ पुट करेगा ऐसे, मतलब मेरे हाथ और बेली के बीच में, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट मुझे रेजिस्ट करेगा, मैं उसको ऐसे मतलब अपने बेली की तरफ रेजिस्ट करने की कोशिश करूँगी, मतलब अगर मैंने ये पोजीशन अटैम्प्ट की और मुझे पेन हुआ, तो ये जो टेस्ट है ना वो होता है ये होता है टेस्ट बेसिकली सब स्केबुलर मसल का, ठीक है, बेली प्रेस टेस्ट। तो उसमें ये इंडिकेट करेगा हमारे सब स्केबुलर मसल की पैथोलॉजी को। अब आता है ड्रॉप आर्म टेस्ट। ड्रॉप आर्म टेस्ट में क्या होता है कि जब फिजियोथेरेपिस्ट 90 डिग्री पे अबडक्शन करवाता है पेशेंट से, ठीक है, खुद से करवाता है, और इसको कहता है कि आप इसको सस्टेन करें, होल्ड करें। अगर पेशेंट ने सस्टेन नहीं किया, मतलब उस आर्म को ड्रॉप कर दिया, तो उसमें मतलब ये इंडिकेट करता है हमारी सुप्रा स्पाइनल ये इंडिकेट करता है हमारी रोटेटर कफ की जो इंटीग्रिटी है या उसकी मतलब पैथोलॉजी को इंडिकेट करता है। एम्प्टी कैन में क्या होता है कि एम्प्टी कैन एक टेस्ट होती है, ठीक है, जिसमें आप पेशेंट से क्या करवाते हो यस स्केपुलर प्लान होता है ना, ठीक है, स्कैप्शन जिसे कहते हैं, उस प्लान में आप हॉरिजॉन्टल पेशेंट को अबडक्शन करवाते हो। हॉरिजॉन्टल अबडक्शन में ही आप पेशेंट से कहते हो इंटरनली रोटेट करें आर्म को, और फिजियोथेरेपिस्ट उससे रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट करने के बाद उस पेशेंट को पेन आ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है सुप्रा स्पाइनल मसल पैथोलॉजी। एंड फुल कैन टेस्ट ये इसके अपोजिट होता है। उसमें क्या करते हो आप, हॉरिजॉन्टल अबडक्शन करवाते, ठीक है, उसके बाद आप क्या उसमें इंटरनली रोटेट कर रहे थे, इसमें एक्सटर्नली रोटेट करोगे फुल कैन में, और फिजियोथेरेपिस्ट रेजिस्ट करेगा। अगर पेन हुआ तो ये इंडिकेट करेगा हमारी सुप्रा स्पाइनल मसल पैथोलॉजी को। अब आता है स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट में क्या होता है कि आप पेशेंट से ना फ्लेक्स करवाते हो, फ्लेक्शन एंड सुपीनेशन, ठीक है, साथ साथ सुपीनेशन एंड फ्लेक्स, और आप फिजियोथेरेपिस्ट क्या करवाता है, इसको रोकता है। रोकने से जो पेन आता है वो इंडिकेट करता है, स्पीड टेस्ट होती है हमारे स्लैप लीजन के लिए। अब देखिए स्लीप लीजन में आपने नोटिस किया कि बाइसेप की भी थोड़ी सी मतलब टीयर आ रही थी, ठीक है, लेकिन स्टिल इंटैक्ट था। तो स्पीड टेस्ट में यही है, आप पेशेंट से क्या करवाते हो, सुपीनेशन, ठीक है, और क्या करवाते हो, फ्लेक्शन, और हमारे बाइसेप का काम भी यही होता है, फ्लेक्शन एंड सुपीनेशन, तो वो रिस्ट्रिक्ट मिल रही है। एंड ओब्लियस टेस्ट लास्ट टेस्ट है हमारा,
उसमें आप पेशेंट्स है ना दोनों हाथ को आप फॉरवर्ड फ्लेक्स करते हो 90 पे, ठीक है, और आप उसको इंटरनली रोटेट करते हो आर्म को, एंड फिजियोथेरेपिस्ट दोनों आर्म को रेजिस्ट करेगा, ठीक है। रेजिस्ट करने के बाद हमें अगर पेन फील हो रहा है तो ये इंडिकेट करेगा हमारी पैथोलॉजी को, कौन सी, स्लैप लीजन की, ठीक है। और अब आते हैं एमसीक्यूज, ठीक है, सो बी प्रिपेयर। अच्छा, अब इसमें कह रहा है कि अबडक्शन है, ठीक है, अबडक्शन हो रही है, तो आप मुझे बताएं कि इसकी आर्थ्रोकाइनेमेटिक पैटर्न क्या होगा, मतलब ग्लाइडिंग किस डायरेक्शन में होगी एंड रोलिंग किस डायरेक्शन में होगी। आप फील करें, अबडक्शन करें, और आप मुझे बताएं कि ह्यूमरस का हेड ग्लाइड कैसे करेगा और किस डायरेक्शन में करेगा, और रोलिंग किस डायरेक्शन में होगी। जी बताएं। ऑप्शन नंबर डी, इंफीरियर रोल एंड सुपीरियर ग्लाइड। जी फिर से बताएं। अबडक्शन की ड्यूरिंग, मुझे ये बताएं, आप अबडक्शन करके देखें, ठीक है, अबडक्शन की ड्यूरिंग पैटर्न क्या होगा, हेड कहाँ पे ग्लाइड हो रहा है। इंफीरियर ग्लाइड एंड सुपीरियर रोल। इंफीरियर ग्लाइड एंड सुपीरियर, बिल्कुल सही। वाकई यही होता है ना कि जो हेड होता है वो नीचे की तरफ जाता है, तो मैंने यही कहा कि जो रोलिंग है वो अपोजिट में होगी उसके। अच्छा, सेकंड पे ये आता है, अगर हमारी जो पोस्टीरियर ग्लाइड है, ठीक है, ह्यूमरस हेड की पोस्टीरियर ग्लाइड लॉस हो गई है तो हमारी मूवमेंट कौन सी ज़्यादा अफेक्टेड होगी। अब बताएं, मतलब ये मूवमेंट्स हैं, ठीक है, आप इसमें बताएं कि ह्यूमरस का हेड कहाँ जा रहा है, तो जिसमें पोस्टीरियरली जाएगा वो मूवमेंट अफेक्ट होगी। आप मुझे मूवमेंट बताएं, एनीवन। ऑप्शन डी, फ्लेक्शन। कंफर्म। यस। नो, इसमें ये होगा कि इंटरनल रोटेट होगा, क्योंकि जो फ्लेक्शन है ना, फ्लेक्शन में जो ह्यूमरस का हेड है वो पोस्टीरियर इन्फीरियरली जाता है, ग्लाइड करता है, लेकिन मोस्ट अफेक्टेड कहने का मतलब कौन सी मूवमेंट अफेक्ट होगी ज़्यादा, तो यहाँ पे जो इंटरनली रोटेट है ना उसमें प्योरली जो हेड है ना वो पोस्टीरियर की तरफ जाता है, तो सो ऑप्शन है सी। अब एक पेशेंट है, ठीक है, जिसकी ना एक्सटर्नल रोटेशन कम है, विद द फ्रेम कैप्सुलर एंड फील विच स्ट्रक्चर इज टाइट, मतलब उसकी एक्सटर्नल रोटेशन नहीं हो रही है, ठीक है। अब आप फील करें कि एक्सटर्नल रोटेशन में हेड कहाँ जाता है, मुझे बताएं, तो उस हिसाब से वो कैप्सूल वहाँ का रिस्ट्रिक्ट है, जो मतलब अलाउ नहीं कर रहा उस मूवमेंट को, तो मुझे बताएं कि एक्सटर्नली रोटेशन में कहाँ पे मतलब हेड जाता है, एनीवन। ऑप्शन डी, नो। यस यस प्रीति, एंटीरियरली, वाकई मतलब आप फील करें जब एक्सटर्नल रोटेट करेंगे ना आर्म को, जब 90 डिग्री करती है ऐसे, ठीक है, तो इसका हेड मतलब आपको आर्म को ही खुद को फील होगा कि आर्म जो है आगे की तरफ आ रही है और जो फोर आर्म है ना वो बाहर की तरफ जा रही है, सो ऑप्शन बी। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।